हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रिक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे जजमेंट और डिक्री। तो ऑर्डर 20 बात करता है जजमेंट और डिक्री से एंड सेक्शन 33। तो ये दोनों ही डील करते हैं और इन दोनों का डिफरेंस भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। मेंस का क्वेश्चन बन जाता है कई बार डिफरेंस से, तो आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 33 पहले उठाते हैं, जजमेंट एंड डिक्री। तो कोर्ट जो है आफ्टर केस हियर, जो हियरिंग है हमने सारी पढ़ी 16 से 18, जो 16 से 18 ऑर्डर हमने प्रीवियस वीडियो में लिए थे, ट्रायल था जिसमें उसके बाद जजमेंट ही होता है। तो इसीलिए उसी क्रोनोलॉजी में ये ऑर्डर 20 है। तो कोर्ट जो है सुनने के बाद जजमेंट प्रोनाउंस करेगा और उसके बाद डिक्री फॉलो होगी। तो ये कहता है सेक्शन 33, लेकिन ऑर्डर 20 काफ़ी अच्छी तरह से बताता है जजमेंट के बारे में। तो रूल 1 कहता है कि जजमेंट कब प्रोनाउंस होगा, ठीक है। तो सब रूल 1 इसमें बताते हैं कि कोर्ट जो है सब कुछ सुनने के बाद, केस को सुनने के बाद जजमेंट को प्रोनाउंस करेगा ओपन कोर्ट में, या तो तभी कर सकता है या फिर एक फ्यूचर डेट पे भी कर सकता है, ठीक है। और प्रोवाइडेड है कि जब हियरिंग कंक्लूड, यानी कि हियरिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको जो है जजमेंट देना होता है। लेकिन कुछ अगर ऐसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस या कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हो जाती हैं तो फिर 60 डेज़ तक भी आप उसको खींच सकते हो। मतलब कि 30 डेज़ का मिनिमम टाइम है तो 30 से 60 भी हो सकता है, बट ओनली इन एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, ठीक है। सेकंड सब रूल कहता है जब एक रिटन जजमेंट प्रोनाउंस होती है तो वहाँ पे सफिशिएंट होगा कि हर जो इशू होते हैं, हम पढ़ के आए हैं ट्रायल में कि इशू होते हैं, उन पे जजमेंट पास किया जाएगा, ठीक है। एंड द फाइनल ऑर्डर पास्ड इन द केस आर रेड आउट, ठीक है। यानी कि जब रिटन में जजमेंट है तब आपको पूरा जजमेंट पढ़ने की इस तरह से ज़रूरत नहीं होगी। मेन इशू के पॉइंट पे आप जजमेंट पढ़ सकते हो, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी लंबी जजमेंट्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद सब रूल 3 कहता है जजमेंट में बी प्रोनाउंस्ड बाय डिक्टेशन इन ओपन कोर्ट टू ए शॉर्ट हैंड राइटर इफ द जज इज स्पेशली एम्पावर्ड बाय द हाई कोर्ट इन दिस बिहाफ। तो प्रोसीजर है सिंपल कि ओपन कोर्ट में करेगा टू ए शॉर्ट हैंड राइटर, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट जहाँ पे जजमेंट प्रोनाउंस किया जाता है ओपन कोर्ट में डिक्टेशन के थ्रू, तो ट्रांसक्रिप्ट जो होती है जजमेंट की वो भी वहाँ पे बताई जाएगी और साइन वगैरह जो भी डेट वगैरह डाली जाएगी कि इस दिन आपका जो है जजमेंट पास हुआ है, डेट वगैरह साइन वगैरह तो होंगे। उसके बाद रूल 2 कहता है पावर टू प्रोनाउंस जजमेंट रिटन बाय जजेस प्रीडिसीजर। क्या कहता है देखो कि ए जज शैल प्रोनाउंस अ जजमेंट रिटन, लिखा हुआ जो जजमेंट है उसको प्रोनाउंस करेगा, बट नॉट प्रोनाउंस्ड बाय हिज प्रीडिसर्स, यानी कि सक्सेसर जज जो होगा वो उसको प्रोनाउंस कर लेगा, ठीक है। सिंपल है ना, अगर नोट में लिखा हुआ है प्रीडिसीजर नहीं करेगा तो जिसने पास किया है, ठीक है, सक्सेसर है जो, वो उसको कर देगा। यानी कि देखो क्या बोल रहा है ये कि जजमेंट रिटन है किसके द्वारा, जजेस प्रीडिसीजर के द्वारा, तो वहाँ पे सक्सेसर जो है वो क्या करेगा, जज जो जजमेंट है उसको प्रोनाउंस करेगा। रूल 3 है जजमेंट टू बी साइंड, यानी कि उस पर डेट और साइन होगी, हमने रूल 1 में ही पढ़ा है। और एक बार वो साइन हो जाता है जजमेंट, उसके बाद कोई ऑल्ट्रेशन एडिशन नहीं होगी, सिवाय प्रीलिम मार्क कर लेना सेक्शन 152 के, और रिव्यू को छोड़कर कभी भी ऑल्ट्रेशन और एडिशन जजमेंट में नहीं होता। तो एक्सेप्शन क्या है, सेक्शन 152 और रिव्यू। रूल 4 फिर कहता है जजमेंट ऑफ स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स, ठीक है। वहाँ पे जो स्मॉल कॉजेज कोर्ट का जजमेंट होगा, केवल जिन पॉइंट्स पे डिसाइड किया गया, डिसीजन आया है, उनको आप प्रोनाउंस करेंगे, और जो
शॉर्ट में आपको स्टेटमेंट पास करनी होगी जजमेंट के तहत और वही रीज़न देना होगा उस डिसीजन का। तो मतलब स्मॉल कॉजेज कोर्ट जो जजमेंट देंगे उनके लिए है। रूल 5 है कोर्ट टू स्टेट्स इट डिसीजन ऑन ईच इशू। वही बात आ गई कि हर इशू पे जो है ये कोर्ट जो है डिसीजन देगा। जब तक कि कई बार ऐसा हो जाता है कि एक या दो इशू पे डिसीजन बेस्ड होता है, तो वो अगर सिचुएशन नहीं है तो सभी इशू पे आपको डिसीजन देना होगा। रूल 5A फिर देखो क्या कह रहा है, 1976 में ऐड हुआ है। कोर्ट टू इन्फॉर्म पार्टीज एज टू वेयर एन अपील लाइज इन केसेस वेयर पार्टीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय प्लीडर्स। यानी कि प्लीडर से जब रिप्रेजेंट पार्टी नहीं हो रही हैं, वहाँ पे कोर्ट की जिम्मेवारी बनेगी कि वो पार्टीज़ को बताएं कि भाई आपको यहाँ अपील करनी है और इतनी लिमिटेशन पीरियड में अपील फाइल करनी है। ठीक है, अगर प्लीडर से हैं तो प्लीडर को पता होगा, इसलिए वहाँ कोर्ट की कोई ड्यूटी नहीं बनती है। लेकिन जहाँ पे प्लीडर से आप रिप्रेजेंट नहीं हो रहे हैं वहाँ आपको पार्टीज़ को बताना होगा। कंटेंट्स ऑफ डिक्री, डिक्री में क्या क्या होगा देखो। डिक्री शैल एग्री विद द जजमेंट, जजमेंट को फॉलो करती है डिक्री। तो डिक्री शैल एग्री विद द जजमेंट, इट शैल कंटेन द नंबर ऑफ द सूट। ठीक है, उस सूट का नंबर, पार्टीज के एड्रेसेस और जो क्लेम उन्होंने मांगा था और क्या कोर्ट ने दिया, ये सब उसमें मेंशन होंगे डिक्री में। और सेकंड सब रूल कहता है उस डिक्री में जो है कॉस्ट वगैरह जो अमाउंट है मनी का अगर सूट है तो वो भी बताया जाएगा, कितना प्रपोर्शन किसको किस प्रॉपर्टी से मिला है। और थर्ड में सब रूल में है कोर्ट ये भी डायरेक्ट कर सकती है, मे डायरेक्ट दैट कॉस्ट पेबल टू वन पार्टी बाय द अदर। ठीक है, वो सेट ऑफ हो जाएगी। यानी कि अगर दूसरी से पहली को कुछ लेना है, मान लो ये सेट ऑफ और जो हम काउंटर क्लेम पढ़ते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन में आप सेट ऑफ कर देंगे। मतलब अगर मान लो 500 रुपये का सूट था और 200 रुपये का डिफेंडेंट ने भी डाल रखा था, तो वो इस तरह से सेट ऑफ करके डिक्री में लिखा होगा। प्रिपरेशन ऑफ डिक्री, तो जजमेंट आने के 15 दिन के अंदर अंदर आपको डिक्री को जो है देना होगा, डिक्री जो है प्रिपेयर हो जाएगी। ओके, सेकंड में है अपील में बी प्रेफर्ड अगेंस्ट द डिक्री। यानी कि अगर आपको अपील फाइल करनी है तो आप बिना डिक्री की कॉपी के भी कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन आ जाता है अगर कि डिक्री अभी आई नहीं है, उसकी कॉपी आपको नहीं दी है और आप अपील क्या फाइल कर सकते हैं। येस अंडर 6A का 2, एन अपील में बी प्रेफर्ड अगेंस्ट द डिक्री विदाउट फाइलिंग अ कॉपी ऑफ द डिक्री। और इस केस में जो भी कॉपी दी जाएगी किसको, पार्टी को, बाय द कोर्ट, तो ऑर्डर 41 रूल 1 के तहत उसको डिक्री माना जाएगा। बट जब जैसे ही आप डिक्री ले लेते हैं, ड्रॉन हो जाती है, तो जजमेंट का जो है इफेक्ट खत्म हो जाएगा। वहाँ पे किस पर्पज़ के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए या इस तरह की और पर्पज़ के लिए। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अपील आपको जो है आप अपील फाइल कर सकते हैं विदाउट फाइलिंग कॉपी ऑफ डिक्री। और जब कॉपी आ जाती है फिर वो ट्रीटेड एज डिक्री किसके लिए, ये आगे आएगा ऑर्डर 41, अपील में ही है ये ऑर्डर 41, तो इसमें रूल 1 के तहत वो डिक्री मानी जाएगी, किसको, कॉपी को। 6B में कहता है कॉपीज ऑफ जजमेंट व्हेन टू बी मेड अवेलेबल। जैसे ही जजमेंट प्रोनाउंस होगा वैसे ही जजमेंट की कॉपी जो है आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद है रूल 7 डेट ऑफ डिक्री। डिक्री पे कौन सी डेट होगी, डिक्री की वही डेट होगी जो जजमेंट की होगी। द डिक्री शैल बियर द डेट द डे ऑन विच जजमेंट वॉज प्रोनाउंस्ड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रलिम में आ जाता है कि आपको लगे कि जजमेंट के 15 दिन के अंदर अंदर देनी थी, तो हो सकता है डिक्री की अलग डेट हो, नहीं, सेम होगी जो जजमेंट की होगी। रूल 8 कहता है प्रोसीजर वेयर जज हैज़ वैकेटेड ऑफिस बिफोर साइनिंग डिक्री। यानी कि जज जो है मान लो ट्रांसफ़र हो गया है या कुछ और सिचुएशन हो गई है, वैकेट कर दिया है ऑफिस किसी भी रीज़न से, लेकिन जजमेंट प्रोनाउंस हो गया था लेकिन डिक्री को साइन नहीं किया गया, तो डिक्री जो है उस जजमेंट के बाद पास होगी, तो सक्सेसर जो है उसको साइन कर देगा। ठीक है, सक्सेसर जो क्या करेगा, उसको साइन कर देगा। ये तो सिंपल सी एक चीज़ है। उसके बाद है
कुछ डिक्रीज के बारे में है कि जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी की होगी तो उसमें क्या है, तो मूवेबल है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो 9th से स्टार्ट होता है डिक्री फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वहाँ डिक्री क्या क्या बताएगी, प्रॉपर्टी बताएगी क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और बाउंड्रीज बताएगी, सेटलमेंट कोई सर्वे हुआ है वो बताएगी, तो डिक्री में ये बाउंड्रीज नंबर सब होंगे। रूल 10 फिर बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी की, डिक्री फॉर डिलीवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जहां पे सूट मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है एंड द डिक्री इज फॉर द डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी, द डिक्री शेल ऑल्सो स्टेट द अमाउंट ऑफ मनी टू बी पेड एज एन ऑल्टरनेटिव इफ डिलीवरी कैनॉट बी हैड। यानी कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी की है और उसकी डिलीवरी करनी है तो डिक्री क्या बताएगी, वो अमाउंट बताएगी जो पे करना है, ठीक है, जब डिलीवरी नहीं होती है। यानी कि डिक्री में लिखा होगा कि भाई डिलीवरी करनी है, अगर डिलीवरी नहीं हो पाती है तो भैया इतना अमाउंट जो है दूसरी पार्टी को आप दे दो, ये कह रहा है। यानी कि उसका ऑल्टरनेटिव भी देगी वहाँ पे, और जो मेन है मूवेबल प्रॉपर्टी को डिलीवर करने का वो तो है ही है, लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव भी देगी, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो भैया इतना पैसा दे दो। रूल 11 है डिक्री में डायरेक्ट पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट्स। यानी कि मान लो आप एप्लीकेशन डालेगा, कौन डालेगा यहाँ पे, जजमेंट डेटर, ठीक है, वो चाहता है कि भाई इंस्टॉलमेंट पे दी जाए। अब ये यहाँ कहाँ कौन सी डिक्री होगी, पेमेंट ऑफ मनी वाली डिक्री हो सकती है, उसी में इंस्टॉलमेंट हो सकती है। तो कोर्ट को अगर लगता है सफिशिएंट रीजन है तो वहाँ पे क्या होगा, जजमेंट डेटर की एप्लीकेशन पर इंस्टॉलमेंट पे वो ऑर्डर कर सकती है कि आप इंस्टॉलमेंट्स में ये जो मनी का पेमेंट है ये आप दे सकते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिक्री होल्डर की कंसेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये ऑन लास्ट लाइन देखिएगा, ऑन एप्लीकेशन ऑफ जजमेंट डेटर एंड कंसेंट ऑफ डिक्री होल्डर इज मस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसने एप्लीकेशन डाल दिया, कोर्ट ने कह दिया हाँ भाई ठीक है आप इंस्टॉलमेंट में दे देना, नहीं, डिक्री होल्डर भी बोलेगा ठीक है, ओके, कंसेंट उसकी ज़रूरी है। रूल 12 है डिक्री फॉर पोजेशन एंड मीन प्रॉफिट्स। यानी कि डिक्री जहाँ पे कोई रिकवरी है इमूवेबल प्रॉपर्टी की या उससे रिलेटेड कोई रेंट है, मीन प्रॉफिट है, मीन प्रॉफिट 212 में हमने पढ़ा सेक्शन में, तो वहाँ पे कोर्ट कैसे डिक्री पास करेगी, ये प्रॉपर्टी का पोजेशन, और बी में है रेंट्स के लिए, जो रेंट्स उस पीरियड में, यानी कि जब इंस्टीट्यूशन से पहले का जो पीरियड था उसकी इंक्वायरी में जो टाइम लगा उसके रेंट्स मिलने चाहिए थे वो भी मेंशन करेगी। कोई मीन प्रॉफिट है उस इंक्वायरी के दौरान पता चलता है वो भी मेंशन करेगी, और इंक्वायरी भी बिठा सकती है कि रेंट और मीन प्रॉफिट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट अंटिल डिलीवरी, कि कितना बना है, यानी कि सूट तो बहुत टाइम तक चलता है तो उतना कितना रेंट बना है, मीन प्रॉफिट बना है, तो अंटिल कहा है कि कब तक के लिए वो कर सकती है, यानी कि फ्रॉम द इंस्टीट्यूट जब आपने सूट डाला और कब तक, जब तक डिलीवरी हुई तब के रेंट मीन प्रॉफिट, या फिर जजमेंट डेटर जो है अपना पोजेशन उसने छोड़ दिया और डिक्री होल्डर को बताया कि ठीक है पहले ही सूट से, वो पीरियड, या फिर डिक्री के बाद 3 साल तक एक्सपायरी की, जो मतलब 3 साल तक कई बार होता है ना एग्जीक्यूट नहीं करवाते, तो उस केस के सारा मतलब टाइम जो है वो नोट करेगी। सेकंड फिर सब रूल कहता है कि फाइनल डिक्री जो पास होगी जो भी रेंट और मीन प्रॉफिट को लेकर, किससे होगी, जो भी रिजल्ट आएगा इंक्वायरी का वो क्या मानी जाएगी, फाइनल डिक्री रिगार्डिंग रेंट और मीन प्रॉफिट। रूल 12 ए कहता है डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल और लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि देखो क्या कह रहा है 12 कि ऑर्डर दिया जाएगा कि स्पेसिफाई पीरियड का जिसके अंदर पेमेंट होनी चाहिए, परचेज जो मनी जिसने भी परचेजर या लीजी है कि उसको पेमेंट जो है मिल उसने करनी है, ठीक है। तो ये भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट का आ गया रिलेटेड डिक्री से, तो वो टाइम पीरियड बताएगी, इतना पीरियड में डिक्री बताएगी कितने पीरियड में आपको भाई परचेजर लीजी को जो है परचेज मनी जो भी होगी वो पे करनी होगी, ओके। उसके बाद देखिए डिक्री इन एडमिनिस्ट्रेशन सूट, यानी कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है तो उसमें डिक्री कैसे होगी, अकाउंट्स
जो प्रॉपर्टी के अकाउंट्स हैं वो वहाँ पे उसका सूट होगा। प्रीलिमिनरी डिक्री जो है वो पास की जाएगी फाइनल डिक्री से पहले, किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन सूट में। ये आ जाते हैं प्रीलिमिनरी डिक्री किस किस केसेस में पास हो सकती है, पार्टनरशिप में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सूट में, तो इसमें ध्यान रखना ये चीज़। तो ये दो ही हैं आप मेन बात इसमें, बाकी आप एक बार 13 के रूल 1 और रूल 2 को पढ़ लीजिएगा। मेन बात इसमें जो मैंने पॉइंट्स में लिखी है शॉर्ट नोट्स में वही हैं, तो एक बार उनको पढ़ के ये पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद है डिक्री इन प्रीएम्पशन सूट। अब कोर्ट जो है ऑर्डर करेगा प्रीएम्पशन के लिए, किस चीज़ के लिए, प्रॉपर्टी के सेल के लिए, या फिर परचेज जो मनी है वो पे नहीं हुआ है, उन तरह की जो है डिक्री पास हो जाएगी। वहाँ पे स्पेसिफाई करेगी डे जब परचेज मनी जो है पेड होना है और जब डिफेंडेंट को डिलीवरी देनी है, किसे, प्लेंटिफ को। और अगर नहीं पे किया जाएगा तो सूट वहाँ पे क्या होगा, डिसमिस हो जाएगा। सेकंड में है शेयरर क्लेम्स टू प्रीएम्पशन, क्या क्या उनका क्लेम है, प्रोपोर्शनेट में है। ए बात करता है शेयर और बी में बात करता है क्लेम्स डिक्री डिफरेंट इन डिग्री, ठीक है, जिस हिसाब से होगी कि यानी कि जो इन्फीरियर प्रीएम्प्टर का क्लेम है वो नहीं पास करेगा जब तक कि सुपीरियर का प्रीएम्प्टर फेल नहीं होता है। तो ये मतलब थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज है, पर एक बार पढ़ के ये नोट्स आप पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर रूल 15 कहता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की कैसे डिक्री होगी। तो जहाँ पे सूट था पार्टनरशिप के लिए और उनके अकाउंट्स के लिए, तो कोर्ट जो है फाइनल डिक्री से पहले प्रीलिमिनरी डिक्री पास करेगी जिसमें शेयर बताएगी कि इस पार्टी का इतना शेयर है, इस पार्टी का इतना शेयर है। तो प्रीलिमिनरी डिक्री आ गई, किसमें थी, 13 में भी थी और एडमिनिस्ट्रेशन में, पार्टनरशिप में, और आगे भी है 16 में भी। डिक्री इन सूट फॉर अकाउंट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, यानी कि प्रिंसिपल एजेंट का कोई ट्रांजैक्शन है उसके रिगार्डिंग कोई डिक्री है तो वहाँ पे भी प्रीलिमिनरी डिक्री पास करके ये बताएगी कितना अकाउंट किसके तरफ बनता है, किसका ड्यू है, किसको देना है, ठीक है। रूल 17 में बात करता है स्पेशल डायरेक्शंस एज टू अकाउंट्स, यानी कि डिक्री जो है बताएगी अकाउंट टू बी टेकन, क्या अकाउंट जो भी लेखा जोखा है, जो अकाउंट जिसको देना है, और मोड जिसमें वो जो अकाउंट है वो लिया जाएगा, ओके। और एविडेंस जो वहाँ पे होगा वो अकाउंट ऑफ जो बुक होगी वही एविडेंस माना जाएगा। रूल 18 फिर है डिक्री इन सूट फॉर पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी और सेपरेट पोजेशन ऑफ अ शेयर देयर इन, यानी कि जहाँ पे कोर्ट पास करता है पार्टीशन की डिक्री को, ठीक है, पार्टीशन की डिक्री हो गई है, और या फिर कोई सेपरेट पोजेशन, किसी शेयर को आपको लेना है, उसका पोजेशन चाहिए, तो क्या होगा, फर्स्ट में कहता है इफ एंड इन सो, अगर डिक्री रिलेट करती है कोई ऐसा पेमेंट जो गवर्नमेंट को देना है, तो डिक्री में ये होगा कि जो पार्टीज होंगी उनका डिक्लेयर करेगी उनका राइट क्या क्या है, और ये भी बताएगी कि पार्टीशन और सेपरेशन किसके द्वारा बनाया जाएगा, कलेक्टर के द्वारा या कोई भी ऑफिसर के द्वारा। किस केसेस में है, गवर्नमेंट वाले केसेस में, ठीक है। इफ डिक्री रिलेट्स टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, सॉरी इमूवेबल और इमूवेबल, और पार्टीशन और जो सेपरेशन है वो नहीं बनाया जा सकता किसी इंक्वायरी के तहत, तो वहाँ पे प्रीलिमिनरी डिक्री पास कर देगी रिगार्डिंग कि भाई इंक्वायरी पहले करके जो भी पार्टी का शेयर है वो पता होना चाहिए, तो वहाँ पे भी प्रीलिमिनरी डिक्री पार्टीशन में यूज़ हो सकती है, ओके। तो ये 4 चीज़ें हो गई। प्रीलिमिनरी डिक्री किस में दी जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन सूट में भी, पार्टनरशिप में भी, प्रिंसिपल एजेंट में भी, और यहाँ पे पार्टीशन में भी, ओके। रूल 19 है डिक्री वैन सेट ऑफ और काउंटर क्लेम इज अलाउड, यानी कि डिफेंडेंट का जो अलाउ कर दिया है सेट ऑफ और काउंटर क्लेम अगेंस्ट प्लेंटिफ ही होता है, तो डिक्री ये भी बताएगी कि अब प्लेंटिफ को डिफेंडेंट को कितना देना है, ठीक है, ये भी डिक्री में होगा। सेकंड में बात करता है अपील फ्रॉम डिक्री रिलेटिंग टू सेट ऑफ और काउंटर क्लेम, यानी कि कोई भी डिक्री है जो भी सूट में पास हुई है जिसमें सेट ऑफ काउंटर क्लेम किया गया था बाय डिफेंडेंट, उसके तहत इन रेस्पेक्ट ऑफ अपील टू विच इट वुड हैव बीन सब्जेक्ट, यानी कि इस तरह से उसमें अपील होगी जैसे कि ये सेट ऑफ क्लेम किया ही ना हो, यानी कि सेम अपील होगी जैसे सूट की होती है, ठीक है।
इसमें कहा कि जब सेट ऑफ और काउंटर क्लेम किसी सूट में डिफेंडेंट के द्वारा डाला गया था, ठीक है, अब डिक्री आ गई तो ऑब्वियसली उनका भी डिसीजन आएगा। अब आपको करनी है अपील, तो वो कैसे होगी, जैसे सूट की होती है ऐसा मान के हम अपील करेंगे जैसे सेट ऑफ और काउंटर क्लेम नहीं किया गया। रूल 20 है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ जजमेंट एंड डिक्री टू बी फर्निश, यानी कि सर्टिफाइड कॉपी जो जजमेंट की है और डिक्री की है वो पार्टीज को दी जाएगी, लेकिन उन्हीं के खर्चों पर। तो आपको कोर्ट में एप्लीकेशन डालनी है और जो भी खर्चा है एक्सपेंडिचर वो देना है, और फिर जजमेंट और डिक्री की कॉपी आपको मिल जाएगी। तो ये सिंपल प्रोसीजरल टाइप में है रूल 20 के बारे में। तो ये हमारा ये हो गया है। मैंने थोड़ा जल्दी इसलिए किया है कि जो ये बीच में है ना 13 से लेके 19 तक 18 तक, ये थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज है, लेकिन क्रक्स मैंने इन नोट्स में बना दिया था थोड़ा शॉर्ट करके, क्योंकि यहाँ पूरा तो लिखा ही हुआ है, जो पूरे हमारे बेयर एक्ट में है कि एक चीज़ लिखी है, लेकिन आपको अच्छी तरह ये थोड़ा सा क्रक्स हो जाए तो वो क्रक्स समझ में आके आप प्रलिम जो है उसमें क्वेश्चन इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी किया है, आप एक बार कीजिएगा और फिर मेरी वीडियो को थोड़ा सा देखिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो आपको ये ऑर्डर 20 समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंस लेंगे। थैंक यू।